Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने बायो का प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है इकोलॉजी या इकोलॉजी, ठीक है। सो बेसिकली जो इकोलॉजी में ना हम ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो, ठीक है, और किस किस कंपोनेंट से इंटरेक्ट करता है वो, ठीक है, और उसके एनवायरनमेंट की हम स्टडी करते हैं बेसिकली इकोलॉजी में। ऑलराइट, तो इकोलॉजी में सबसे पहले एक टर्म आता है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द organisms and the physical environment with which they interact, ठीक है। तो एक इकोसिस्टम क्या होता है? इसके अंदर हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आएंगे, ठीक है, और उनका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होगा जिसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, तो जो हमारा इकोसिस्टम है ना बेसिकली वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका मैन मेड, ठीक है, और एक होता है आपका नेचुरल, ठीक है। तो मैन मेड में आपका क्या आ जाता है? आपका गार्डन, जो आप अपने घर के बाहर बनाते हो, गार्डन एंड क्रॉप्ड फील्ड्स, ठीक है। और जो नेचुरल आता है उसमें आता है आपका फॉरेस्ट, ठीक है, पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है। तो अगर मैं एक फॉरेस्ट लेके आपको इकोसिस्टम बताऊं कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, फॉरेस्ट का एग्जांपल लेके एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो फॉरेस्ट में आपके डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं फिर वहां पर जो ये तो हो गया हमारे बायोटिक कंपोनेंट ऑर्गेनिज्म वगैरह, उनका एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा? आपका टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पर विंड कैसी है, ठीक है, वहाँ पर सनलाइट कितनी पहुँचती है, ठीक है, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो इस टाइप से और भी कुछ फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है, ये हो जाते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, ये बनाते हैं इनका फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ तो इंटरेक्ट करते ही करते हैं। और जो जैसे एनिमल्स हैं, ठीक है, अब जो हर्बीवोर्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ऑलराइट, खाने के लिए अपने प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। फिर जो कार्निवोर्स है वो जो वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट दूसरे कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो उनका आपस में इंटरेक्शन हो गया, ऑलराइट। फिर जैसे कि अगर हम बात करें अपने प्लांट्स की, ठीक है, तो प्लांट्स टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, विंड पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उससे, ठीक है। तो बेसिकली एक आपस में इनका इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। तो इस एक पूरी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स में जो होगा आप में पॉन्ड्स, जो अगर एग्जांपल लूँ तो उसमें आपके ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे आपके बेसिकली फिशेज वगैरह, ठीक है, फिश वगैरह आ जाएंगी, और लेक्स में भी फिश वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपका इकोसिस्टम होते हैं मैन मेड एंड नेचुरल। तो आप इनमें मैन मेड इकोसिस्टम एंड नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स याद रखिएगा, ऑलराइट। फिर हमने बात करी अपने प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स के इकोसिस्टम के अंदर। तो देखो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे होंगे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स यानी जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमारे प्लांट्स, ठीक है, बेसिकली प्लांट्स, ठीक है। फिर आते हैं प्लांट्स के ऊपर, जो प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कि हैं आपके हर्बीवोर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी समझो, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि आपके स्मॉल कार्निवोर्स, ठीक है। फिर उसके ऊपर आते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, जो जो होते हैं आपके लार्ज कार्निवोर्स, ठीक है।
ठीक है। जैसे अगर मैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट पे बेसिकली कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और बात करूं मैं, जैसे कि माउस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर जो कि प्लांट को खाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करूं तो यहाँ पर कोई स्नेक हो सकता है, ठीक है, स्नेक हो सकता है, फ्रॉग हो सकते हैं, ठीक है। और फिर जो आपके टर्शरी कंज्यूमर है वो आपके लायन हो सकते हैं, वुल्फ हो सकते हैं, टाइगर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका ऑर्डर। प्राइमरी कंज्यूमर है वो प्लांट को कंज्यूम करेंगे, यानी कि हर्बीवोर्स है वो प्लांट खाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे, और जो टर्शरी कंज्यूमर है वो बेसिकली सेकेंडरी को भी कर सकते हैं और प्राइमरी को भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली ये आपका ऑर्डर बनता है, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पर प्लांट की बात करते हैं ना, तो एक चीज होती है, देखो एक चीज होती है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जो हमारी टोटल सनलाइट सन से आ रही है ना, ठीक है, ये हमारा सन है, ठीक है, इससे जो टोटल सनलाइट आ रही है ना, उसकी सिर्फ 50% सनलाइट ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, ठीक है। जो टोटल सनलाइट आ रही है उसमें से 50% जो रेडिएशन आ रही है ना, वही हमारे प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूजफुल है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 50% टोटल सनलाइट की रेडिएशन है ना, वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। इसमें से भी जो प्लांट होता है ना, प्लांट, ठीक है, प्लांट जो है सिर्फ 2 से 10% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को कैप्चर कर पाता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से बताता हूँ, सन से आ रही हुई जितनी भी रेडिएशन है ना, 100% रेडिएशन में से 50% रेडिएशन ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, यानी कि प्लांट इसे यूज करके फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और इस 50% में से भी प्लांट सिर्फ 2 से 10% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को कैप्चर कर पाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑलराइट, ठीक है। फिर यहां पर एक रूल आता है जिसे हम कहते हैं 10% एनर्जी रूल। यानी कि जैसे जो प्लांट है ना, प्लांट, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लेवल है ना, इन लेवल्स को हम बेसिकली स्ट्राटा बोलते हैं, स्ट्राटा, ठीक है, स्ट्राटा एक मतलब लेवल कह लो या स्ट्राटा कह लो, ठीक है। तो ये 10% एनर्जी रूल ये कहता है कि हर लेवल में, हर नेक्स्ट लेवल में जो ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल एनर्जी होगी ना, टोटल एनर्जी, उसका सिर्फ 10% पार्ट ही नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होता है। टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% पार्ट ही नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होगा। 90% एनर्जी जो है आपकी, 90% एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी इस प्रोसेस में, यहां से यहां तक जाने में, ठीक है। समझाता हूं, देखो लेट्स सपोज आपके प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है, अपने अंदर फूड बनाया, ठीक है, उसकी जो हम एनर्जी नहीं काउंट करते किलो कैलोरीज में, ठीक है, तो लेट्स सपोज 10,000 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो जूल कह लो या किलो कैलोरी कह लो, ठीक है, वो जो थी हमारे प्लांट के पास एनर्जी थी, ठीक है। जब उसे प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि लेट्स सपोज उसे किसी रैबिट ने खा लिया या उसे किसी माउस ने खाया, ठीक है, उस प्लांट को, तो उसमें सिर्फ इसका 10% पार्ट पहुंचेगा, ठीक है। तो 10,000 का 10 पार्ट कितना हुआ, 1000 किलो कैलोरी उसके पास एनर्जी पहुंची, ठीक है। फिर जो उस रैबिट या वो माउस था, ठीक है, उसे लेट्स सपोज एक स्नेक ने खा लिया, ठीक है, उसे एक स्नेक ने खाया, तो नेक्स्ट लेवल में सिर्फ इसका 10% यानी 100 किलो कैलोरी एनर्जी पहुंचेगी, ठीक है। फिर जब तक वो टर्शरी कंज्यूमर तक पहुंचा ना, एक टाइगर ने वो स्नेक को खाया, ठीक है, तो उसके पास सिर्फ 10 किलो कैलोरी एनर्जी पहुंची। इसीलिए जो हमारा जो स्ट्रेटा सिस्टम है ना, वो बेसिकली मैक्स टू मैक्स टर्शरी कंज्यूमर तक जाता है। क्योंकि देखा ना आपने, यहाँ से 10,000 थी, वो 1000 रह गई, फिर 100 रह गई, फिर उसके बाद सिर्फ 10 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो वहां तक पहुंची है, सबसे ऊपर वाले लेवल तक, ठीक है। तो इसलिए इस एनर्जी की लिमिटेशन की वजह से जो हमारा स्ट्राटा है, ठीक है, वो मैक्स टू मैक्स थर्ड टर्शरी कंज्यूमर तक रहता है, कि बेसिकली आपको एक इकोसिस्टम में टर्शरी कंज्यूमर तक ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में टर्शरी कंज्यूमर के ऊपर आपको कोई भी, इनके ऊपर कोई जो इनका कंज्यूमर आपको जनरली नहीं मिलेगा,
ठीक है, ड्यू टू दिस एनर्जी लिमिटेशन। इसी को हम कहते हैं 10% एनर्जी रूल, यानी कि हर स्ट्राटा में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी नेक्स्ट लेवल को और 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। प्लांट्स में 10,000, प्राइमरी कंज्यूमर में 1000, सेकेंडरी कंज्यूमर में 100 एंड टर्शरी कंज्यूमर सिर्फ 10 किलो कैलोरी एनर्जी पहुंची। सो आई होप ये 10% एनर्जी रूल आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, ठीक है। फिर जब हम एनर्जी की बात करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पिरामिड्स आते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ, ठीक है। कुछ पिरामिड्स आते हैं, पिरामिड्स, ठीक है, पिरामिड्स। तो सबसे पहला आता है इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको इस तरीके दिखाई देगा। जो बेसिकली कंज्यूमर्स है ना, ठीक है, कंज्यूमर है उसके पास सबसे, सॉरी, जो प्रोड्यूसर है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। लेट्स सपोज 10,000 एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद ये अचानक से स्टीप हो जाएगा ये चीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1000 एनर्जी पहुँचेगी। उसके बाद ये और स्टीप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 100 पहुँचेगी। उसके बाद ये सिर्फ और स्टीप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 एनर्जी पहुँचेगी। तो यहाँ पर प्लांट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पर टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ना, वो हमेशा अपराइट रहता है, अपराइट, ठीक है, ऑलवेज, हमेशा अपराइट रहेगा, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो हमेशा ऊपर जाते टाइम लॉस्ट ही होगी। तो ये सबसे बड़ा लेवल रहेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी है, देन उससे कम, देन उससे कम, देन उससे कम, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 100 की एनर्जी 1000 बन जाएगी, वो हमेशा कमी होती जाएगी। इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये बात अच्छे से याद रखना कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये पूछ लेगा, स्टेटमेंट लिख देगा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन बी इन्वर्टेड, बट नो, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ऑलराइट, फिर सेकंड आता है आपका, ठीक है, इसी में पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर जैसे कि लेट्स सपोज, ठीक है, यहाँ पर 1000 बुशेस हैं, बुशेस, ठीक है, बुशेस, ठीक है, अरे तो सही से लिख देता हूँ, 1000 बुशेस, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करके बेसिकली खाना बनाएंगी। उसके ऊपर लेट्स सपोज आपके पास, ठीक है, 500 रैबिट्स हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपके पास 100 स्नेक्स हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपके पास 10 टाइगर्स हैं, ठीक है। तो आपने देखा ना कि जो बेसिकली जो प्रोड्यूसर था उसका नंबर ज़्यादा था, फिर उसके बाद उससे कम था आपके प्राइमरी कंज्यूमर का, उससे कम था आपके सेकेंडरी कंज्यूमर का, तो सबसे कम था आपके टर्शरी कंज्यूमर का, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से पिरामिड ऑफ नंबर होता है। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं कि पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट रहेगा, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर कैन ऑल्सो बी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है, जहां पर एक सिंगल बेसिकली इंडिविजुअल बहुत सारे इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक ये ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, ठीक है, उसमें बेसिकली फ्रूट्स वगैरह लगते हैं और उस पर बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उसको खाने आती हैं। यानी एक ट्री जो है, एक ट्री बहुत सारे, वन ट्री, ठीक है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है। तो आपने देखा ना यहाँ पर इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया। तो पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी इन्वर्टेड, कैन ऑल्सो बी इन्वर्टेड, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो सकता है। ऑलराइट, फिर यहाँ पर एक आता है पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, वो भी अपराइट भी हो सकता है एंड कैन ऑल्सो बी इन्वर्टेड, ठीक है। और ये इन्वर्टेड रहता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। एक्वाटिक इकोसिस्टम में अक्सर जो पिरामिड ऑफ बायोमास रहेगा, ठीक है, वो इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में, ठीक है। तो एग्जांपल याद रखना, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन केस ऑफ, तो वहाँ पर होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। और या फिर ऐसे पूछ ले इन एक्वाटिक इकोसिस्टम विच पिरामिड, ठीक है, इज इन्वर्टेड,
वहां पर आपको ऑप्शन देगा पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बेसिकली आपको पिरामिड ऑफ बायोमास पर टिक लगाना है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चौथा फोर्थ पिरामिड आता है, ठीक है, पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। इसमें इसमें बेसिकली क्या होता है पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन में, ठीक है, तो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। मैं जल्दी जल्दी फटाफट बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर लगातार जो ऊपर का स्ट्रेटा है ना वो छोटा होता चला जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग, ठीक है। ये वाला लेवल हो जाएगा आपका प्री, रुक जाओ इधर लिखता हूँ, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। ये मान लो, इतना मान लो इसको रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव। और ये हो जाएगा आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि लगभग 18 साल तक के लोग, 18 ईयर्स तक के लोग, ठीक है, जो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव यानी जो रिप्रोडक्शन की एज में है, लगभग 18 से लेकर 40-45 वाले, ठीक है, 40-45 की एज वाले लोग जो कि रिप्रोडक्टिव अपने फेज में, जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि बेसिकली 50 से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, जो अब रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, 50+ ईयर वाले, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अब क्या वो प्री रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्टिव वालों का नंबर सबसे ज्यादा है, ठीक है, यानी कि जब ये अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे ना, ठीक है, तो ये और ज्यादा रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, यानी कि पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। अब जब प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे, जब अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे, ठीक है, तो ये और रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ज्यादा लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो इस टाइप का जो पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन होता है वो एक्सपेंडिंग होता है, ठीक है। फिर आता है एक स्टेबल, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल। सपोज ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ऐसे लिख दो प्री रिप्रोडक्टिव, ये वाले जो है वो रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और ये वाले जो है वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है। कैसे, देखो प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव दोनों अपने नंबर में बराबर है, ठीक है। यानी कि अगर जब ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे ना, तो जितना ये लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही ये लोग भी रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये डिपेक्ट करता है ये वाला हमारा पिरामिड कि जो जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे, ठीक है, तो इनका नंबर सेम रहेगा। तो जब नंबर सेम है ना, तो पॉपुलेशन बेसिकली जिस रेट से यहाँ पर बढ़ रही थी उसी रेट से यहाँ पर बढ़ेगी, यानी जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो स्टेबल रहेगा, पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहेगी, ठीक है, एक्सपेंड नहीं करेगी। फिर हमारे पास फाइनल आता है हमारा डिक्लाइनिंग, ठीक है, डिक्लाइनिंग। ये तो हमारे हो गए पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, ठीक है। ये हमारे हो गए क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वाले, रिप्रोडक्टिव वाले, ठीक है। और ये हमारे हो गए प्री रिप्रोडक्टिव वाले, रिप्रोडक्टिव वाले, ठीक है। तो देखो जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं ना, जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो रिप्रोडक्टिव वाले से कम है, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव वाले से कम है। यानी कि जब ये लोग प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्शन करना शुरू करेंगे ना, रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे, तो इनका नंबर कम है, ठीक है। यानी ये जो रिप्रोडक्शन करेंगे वो अभी जो रिप्रोडक्टिव फेज में है उनसे कम करेंगे, यानी पॉपुलेशन जो है वो कम बढ़ेगी। यानी कि जो बेसिकली कह सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पर बढ़ रही थी उस हिसाब से बढ़ना कम हो जाएगी, यानी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगी, ठीक है। मतलब उसका जो रेट है पॉपुलेशन बढ़ने का वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग होगा, यहाँ पर रेट जो है पॉपुलेशन बढ़ने का स्टेबल है, और यहाँ पर जो रेट है पॉपुलेशन बढ़ने का वो डिक्लाइनिंग है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी, यहाँ पर स्टेबल रहेगी और यहाँ पर बढ़ेगी। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको 3 पिरामिड समझ में आए होंगे। फिर सीडीएस में पॉपुलेशन पिरामिड से एग्जाम्पल आ गया, क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। उसमें बस ये था, सिंपल सा था कि जो आपका पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन है ना, ठीक है, जब मेल और फीमेल की साथ में स्टडी करी जाती है ना, ठीक है, तो इस तरीके से पिरामिड बनेगा। तो एक तरफ आपके मेल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से एज का लाइन होती है, और यहाँ पर जो है फीमेल होते हैं, फीमेल होती है, ठीक है। इस वाले एरिया में फीमेल काउंट करी जाती है, इस वाले एरिया में मेल काउंट करी जाती है। तो यही था कि पिरामिड ऑफ जो पॉपुलेशन है, ठीक है,
कैन द, ऐसे कुछ था, कैन अ सेम पिरामिड कैन बी यूज टू डेपिक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ इन मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो यस इट कैन बी, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेल और फीमेल में पॉपुलेशन को दिखाने के लिए एक ही ग्राफ, एक ही हम जो है पिरामिड वो यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यही क्वेश्चन आ गया था, तो अगर आपके पास आएगा तो मैंने आपको बना के दिखा दिया है कि मेल एंड फीमेल का भी पिरामिड ऑफ जो पॉपुलेशन है वो बन सकता है एक ही पिरामिड में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है यहाँ पर, ठीक है, सक्सेशन, सक्सेशन, ठीक है। तो बेसिकली देखना, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पर एक पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड है, ठीक है। इस पॉन्ड में न्यूट्रिएंट्स वगैरह आएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कहीं से बारिश वगैरह हुई, ठीक है, उससे बहते बहते यहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ गए, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट्स के आने की वजह से यहाँ पर सनलाइट है, धूप है, न्यूट्रिएंट्स है, तो यहाँ पर छोटे छोटे पौधों की ग्रोथ होगी। फिर ये छोटे छोटे पौधे, ठीक है, बड़े हो जाएंगे, फिर इसी तरीके से और न्यूट्रिएंट आएगा तो और पौधों की ग्रोथ होगी, ठीक है। इसी तरीके से सालों में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में लगभग, ठीक है, ये जो एरिया होगा ना, ये पानी वाला एरिया, ठीक है, ये खत्म होके एक तरीके का जो है आप कह सकते हैं फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बाद यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट बन जाएंगे, ठीक है, ये फॉरेस्ट बन जाएगा। तो इस टाइप के हम सक्सेशन को, जो कि बेसिकली वेट कंडीशन से, ठीक है, मीजिक कंडीशन, मीजिक कंडीशन क्या होती है बेसिकली, जो वेट कंडीशन और जो सूखी हुई कंडीशन है ना, डेजर्ट कंडीशन के बीच की होती है, यानी कि हमारे फॉरेस्ट वगैरह, जो नॉर्मल फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, उसको हम मीजिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है, म्यूजिक कंडीशन। तो इस टाइप के सक्सेशन को, जहाँ पर वेट कंडीशन से म्यूजिक कंडीशन बन रही है, ठीक है, इस टाइप के सक्सेशन को हम कहते हैं हाइड्राज कंडीशन, हाइड्राज सक्सेशन, ठीक है। इसी तरीके से एक और सक्सेशन आता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं जिरार्ज कंडीशन, जिरार्ज सक्सेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बेसिकली पहले बैरन लैंड था, ठीक है, बैरन लैंड टाइप था, रॉक्स वगैरह थी यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं था, पेड़ पौधे कुछ नहीं थे। फिर यहाँ पर सबसे पहले लाइकेन्स वगैरह आए, इन पे इनहेबिट किया, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स हुए, फिर ठीक है, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते गए और यहाँ पर फिर से बैरन लैंड को भी यहाँ पर बेसिकली फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पर हो गया। जो लैंड पहले पूरी खाली पड़ी थी, यहाँ पर सिर्फ रॉक्स वगैरह थे, ठीक है, वहाँ पर ही फॉरेस्ट बन गया। तो बेसिकली इस टाइप की कंडीशन को, मतलब बेसिकली सूखी सी कंडीशन से एक दोबारा से म्यूजिक कंडीशन को जाना, हम जिरार्ज सक्सेशन कहते हैं। ऑलराइट, तो आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। फिर जो सबसे पहले स्पीशीज आती है ना, ठीक है, किसी एरिया को इन्वेड करने के लिए, सक्सेशन शुरू करने के लिए, जो यहाँ पर लाइकेन आए थे रॉक्स के ऊपर, ठीक है, वहां पर जो है बेसिकली आप कह सकते हैं पिछले वाले हमारे सक्सेशन में, ठीक है, जू प्लैंकटन वगैरह, कह सकते हैं फाइटो प्लैंकटन वगैरह यहाँ पर आए होंगे, फाइटो प्लैंकटन वगैरह बेसिकली यहाँ पर आए होंगे इसको इनहेबिट करने के लिए, यहाँ पर डेवलप हुए होंगे। तो जो पहली स्पीशीज होती है ना, ठीक है, जो कि किसी एरिया को इन्वेड करती है, किसी सक्सेशन को शुरू करती है, उस स्पीशीज को हम कहते हैं पायनियर स्पीशीज, पायनियर स्पीशीज, ठीक है। इट इन्वेड्स अ एरिया, इस एरिया को इन्वेड करती है, सक्सेशन शुरू करती है, ठीक है, उसे हम पायनियर स्पीशीज कहते हैं। और जो कंडीशन हमारी फाइनली पहुंचती है ना, जैसे इन दोनों केस में हमारी म्यूजिक कंडीशन पहुंच रही है, फाइनली हमें जो कंडीशन मिल रही है फॉरेस्ट वाली, ये बेसिकली म्यूजिक कंडीशन, इस टाइप कंडीशन को हम म्यूजिक कंडीशन बोलते हैं। तो म्यूजिक कंडीशन मिल रही है हमें, MESIC, ठीक है। इस टाइप की जो हमारी कम्युनिटी बनती है ना, जैसे फॉरेस्ट बना है, इस टाइप की कम्युनिटी को हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो आई होप क्लाइमैक्स कम्युनिटी, पायनियर स्पीशीज और ये दोनों सक्सेशन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो दिमाग में याद रखना कि हाइड्राज सक्सेशन क्या होता है, जिराज सक्सेशन क्या होता है, पायनियर स्पीशीज क्या होती है, एंड क्लाइमेट कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है। तो इन पे भी स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो पीछे मैं एक आपको बात बताना भूल गया, ठीक है, यहाँ पर लिखना फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, कहते हैं हम रामदेव मिश्रा को। तो ये नाम याद रखना कि फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया किसे कहते हैं हम, रामदेव मिश्रा को, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो, फिर यहाँ पर हमारे कुछ एनिमल्स की बेसिकली बिहेवियर होते हैं या अडेप्टेशंस होती हैं, जिन कह सकते हो आप, ठीक है, ठीक है, कुछ बिहेवियर्स होते हैं एनिमल्स के, ठीक है,
जिससे वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है रेगुलेशन, रेगुलेशन या फिर ऐसे एनिमल्स को हम रेगुलेटर्स बोलते हैं, रेगुलेटर्स, ठीक है। ये अपने जो बॉडी टेम्परेचर है ना, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, इसको मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बात पता होगी, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर मेंटेनेंस को टेम्परेचर एंड, लिख देता हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर एंड बॉडी की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, ठीक है, जो मेंटेन रख सकते हैं ना, मेंटेन रख सकते हैं या फिर कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रख सकते हैं। इनको हम कहते हैं हमारे बेसिकली रेगुलेटर्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम जिससे वो मेंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। बहुतों ने पढ़ा होगा होमियोस्टेसिस, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है जैसे कि मैमल्स, ठीक है, मैमल्स एंड बर्ड्स। तो ये बेसिकली मेंटेन कैसे करते हैं, देखो जब गर्मी होती है ना तो हम क्या करते हैं, हम स्वेट कर देते हैं, हम स्वेटिंग करते हैं, ठीक है। तो स्वेटिंग से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो रही है ना, वो स्वेट के माध्यम से बाहर निकल जाती है और हमारी बॉडी जो है वो कूल हो जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर सर्दी की बात करें तो जो बाहर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर है, ठीक है, वो काफ़ी गिर जाता है। हमारी बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस से बोलता है कोई चला जाएगा 20-25, ठीक है, या फिर उससे भी कम 10 डिग्री के आसपास, तो हमारी बॉडी शिवर करती है, शिवर करने से हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और इस टाइप के बिहेवियर को हम रेगुलेशन या फिर इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम रेगुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बात याद में दिमाग में रखिएगा। फिर आते हैं कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जैसे हमारे मैमल्स और बर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विथ एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट यानी एनवायरनमेंट का जो बाहर का टेम्परेचर होता है ना, इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल दूं मैं, एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर जो है मेंटेन करके नहीं रख सकते, ठीक है। ये लोग अपने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रह सकते, इसलिए हम इन्हें कन्फॉर्मर्स कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। ऑलराइट, ठीक है। फिर आते हैं आपके, एक होता है बिहेवियर जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन। आपने देखा होगा कि जैसे जब हमारे इंडिया में बेसिकली गर्मियाँ होती है ना, ठीक है, तो कुछ एक सेकेंड, ठीक है, तो साइबेरिया वगैरह से, ठीक है, जो बहुत ही कोल्ड एरिया है साइबेरिया वगैरह से, ठीक है, वहाँ से बर्ड्स आती हैं आपकी, साइबेरिया से बर्ड्स आती हैं आपकी राजस्थान में क्योलाडो नेशनल पार्क सुना होगा आपने, ठीक है, वहाँ आती है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो उनके लिए उस टाइम फेवरेबल होता है, और जो साइबेरिया वगैरह में बहुत ठंड पड़ रही होती है, इसलिए साइबेरिया से वो माइग्रेट करती हैं राजस्थान में, ठीक है। तो ये एक और तरीका है एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने का। जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो सर्वाइव करने के लिए सर्बिया की बर्ड जो है वो राजस्थान में आती है। तो इस टाइप के आपने माइग्रेशन सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। फिर फाइनल आता है सस्पेंड करना। सस्पेंड, कुछ एनिमल्स होते हैं ना, बेसिकली वो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, ठीक है, तो उसमें अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, वो एक पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। डॉर्मेंसी क्या होती है कि उनकी जो बॉडी की एक्टिविटी होती है ना, बॉडी एक्टिविटी, ठीक है, रिड्यूसेस टू मिनिमम, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अनफेवरेबल टाइम्स, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस टाइम पे बैक्टीरिया एंड जो फंजाई है ना, ठीक है, वो स्पोर बनाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर जो होते हैं ना, ठीक है, स्पोर जो होते हैं इनके चारों तरफ एक थिक वॉल होती है, ठीक है। ये वॉल जो बाहर का स्ट्रेस होता है ना, ठीक है, उससे जो इसके अंदर का मटेरियल है उसको बचाती है, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो वॉल होती है ब्रेकडाउन हो जाती है, और जो अंदर इनका स्पोर होता है, ठीक है, वो जर्मिनेट करके नया बैक्टीरिया या फिर नया फंजाई बना लेता है।
ठीक है। तो इसी तरीके से ये तो बैक्टीरिया फंजाई की बात होगी। अब अगर एनिमल्स की बात करें ना, ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, वो सर्दी से बचने के लिए, जब जब जैसे पोलर एरियाज में काफ़ी सर्दी पड़ती है, तो सर्दी से बचने के लिए, ठीक है, एक तरीके की हम स्लीप कहते हैं, विंटर स्लीप, ठीक है, वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं। इसको हम हाइबरनेशन भी कहते हैं। तो ये बात याद रखना, हाइबरनेशन, ठीक है, कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए सर्दियों में एक तरीके की स्लीप में चले जाते हैं, विंटर स्लीप में, जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। यानी उनकी जो बॉडी एक्टिविटी होती है ना, वो पूरी सर्दी ऑलमोस्ट सोते रहते हैं, ठीक है, जो पूरी सर्दियाँ होती हैं वो ऑलमोस्ट अपनी जो बॉडी की एक्टिविटी होती है ना, बॉडी एक्टिविटी, ठीक है, उसको मिनिमम मिनिमम कर देते हैं, जिससे कि उन्हें मिनिमम एनर्जी स्पेंड करनी पड़े, ठीक है, मिनिमम एनर्जी स्पेंड करनी पड़े, क्योंकि उस टाइम में फूड वगैरह अवेलेबल नहीं होता है सर्दियों में, ठीक है, उन एरियाज में जहाँ पर ये लोग हाइबरनेशन करते हैं। तो फूड वगैरह अवेलेबल नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसलिए जितनी एनर्जी है वो उसको कंजर्व करके, ठीक है, अपनी बॉडी एक्टिविटी को मिनिमम करके एक विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। इसी तरीके से कुछ एनिमल समर स्लीप में भी जाते हैं। समर की हीट से अपने आप को बचाने के लिए किसी बरोज वगैरह में चले जाएंगे, और जब तक समर नहीं बीत जाएंगे तब तक उन बरोज से वापस बाहर ही नहीं आएंगे। तो इस टाइप के हम समर स्लीप को कहते हैं, हीट से बचने के लिए, ठीक है, इसको हम कहते हैं एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। तो ये दोनों टर्म्स, कि एस्टिवेशन क्या होता है और हाइबरनेशन क्या होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा आपने, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। फिर यहां पर कुछ पॉपुलेशन इंटरैक्शन आते हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शन। कलर चेंज करते हैं वरना नींद आने लगी होगी बहुत सारे बच्चों को। अरे यार, रेड कलर से ही लिखे पड़े हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है ना, कि दो स्पीशीज, टू स्पीशीज इंटरैक्ट विद ईच अदर, इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि दोनों को इंटरेक्शन करने के बाद फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म यानी कि जैसे कि ए स्पीशीज है, ए स्पीशीज, ठीक है, एंड बी स्पीशीज, ठीक है, बी स्पीशीज। यहाँ पर म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, अगर वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो दोनों को फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, एल्गी प्लस फंजाई से बनता है लाइकेन, ठीक है। तो एल्गी क्या करती है, उसमें एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिससे कि फूड बनता है, ठीक है। और एल्गी को बेसिकली फूड बनाने के लिए मिनरल्स वगैरह की भी जरूरत है सॉइल से, ठीक है, सॉइल से वाटर मिनरल्स। तो जो फंजाई होता है वो वाटर एंड मिनरल्स सक करके देता है एल्गी को, वाटर एंड मिनरल्स सक करके एल्गी को देता है, फिर एल्गी फूड बनाती है, और जो फूड होता है वो फंजाई भी कंज्यूम करता है और एल्गी भी कंज्यूम करती है। यानी दोनों साथ मिलकर दोनों का फायदा है। दोनों जब साथ मिल गए, एक फोटोसिंथेसिस करता है, एक जो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर एंड मिनरल्स की जरूरत है वो सक करके एल्गी को देता है, ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से दोनों ही फायदे में रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये था आपका हमारा म्यूचुअलिज्म। सेकंड आता है आपका इसमें कंपटीशन, कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन में बेसिकली दोनों को नुकसान होता है, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज जो एनिमल्स होते हैं ना, ठीक है, एनिमल्स फूड के लिए फाइट करते हैं, फूड के लिए फाइट करते हैं, ठीक है, और शेल्टर के लिए फाइट करते हैं, शेल्टर के लिए फाइट करते हैं, फाइट, ठीक है, और वाटर के लिए फाइट करते हैं। इस हिसाब से वो रिसोर्सेज के लिए बेसिकली जब एनिमल फाइट करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें दोनों का ही नुकसान होता है, ठीक है, दोनों ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कंपटीशन, ठीक है, इसमें दोनों का नुकसान होता है। फिर आता है आपका प्रिडेशन, प्रिडेशन, प्रिडेशन में क्या होता है, अब ये मत समझना कि ए स्पीशीज को फायदा होगा या बी स्पीशीज को ही नुकसान होगा, ये सब इन जनरल बताया मैंने आपको, ठीक है। ए या बी स्पीशीज कुछ भी हो सकती है, कि एक स्पीशीज को इसमें फायदा होगा प्रेडेशन में, ठीक है, और एक को नुकसान होगा, ठीक है। लेट्स सपोज एक शेर है, ठीक है, तो शेर है, ठीक है, देखो एक शेर है, ठीक है, शेर है, मेरा शेर ऐसी है, ठीक है, ये शेर है, इसने एक डियर को, ठीक है, मार के खा लिया। इसमें क्या हुआ, जो शेर था वो तो प्रेडेटर बन गया, ठीक है, प्रेडेटर, और जो आपका हिरन था या डियर था वो प्रे बन गया।
तो इसमें इसे शेर को तो खाना मिल गया इसे मार के, ठीक है, पर इस बेचारे का क्या हुआ, ये तो बेचारा मर गया, इसकी मौत हो गई, यानी इसे नुकसान हो गया। तो इस टाइप के हम इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रेडेशन, ठीक है। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी, प्रेडेशन, ठीक है। फिर एक आता है आपका पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म, सिटिज्म, ठीक है, पैरासिटिज्म। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक होती है कसकटा, कसकटा, ठीक है, ये पैरासाइट होती है, प्लांट के ओर पाया जाता है, ठीक है, कसकटा या फिर अमरबेल, अमरबेल। ये प्लांट की स्टेम है, उसके ऊपर इस तरीके से लग जाती है और फिर उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती है, उसमें से अपना न्यूट्रिशन सक करके, ठीक है, अपना फूड जो प्लांट बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको ये खाती है, ठीक है। तो ये इस टाइप का पैरासिटिज्म जो कि किसी की बॉडी के ऊपर से होता है, ठीक है, किसी की बॉडी के ऊपर से होता है, इसको हम कहते हैं एक्टो पैरासिटिज्म, सिटिज्म, ठीक है। और फिर जैसे कुछ वर्म होते हैं ना, कुछ वॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि टेप वर्म होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, फिर वहां से उनके ब्लड को सक करके, ठीक है, अपना जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव करते हैं। तो इस टाइप के पैरासिटिज्म को हम बोलते हैं एंडो पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में भी आपने देखा कि एक स्पीसीज को तो फायदा हो रहा है, कसकटा को तो फायदा हो रहा है, और जो क्या बोलते हैं जो प्लांट है उसको नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से वर्म को तो फायदा हो रहा है, बट जिसकी बॉडी से सक कर रहा है वो ब्लड, ठीक है, उसको नुकसान हो रहा है। तो ठीक है, तो प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में दोनों में एक को नुकसान होता है, एक को फायदा होता है, ठीक है, ऑलराइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलो जल्दी जल्दी मिट जाओ भाई, ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है इसमें एक आपका कमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, ठीक है। कमेंसिलिज्म में क्या होता है कि एक को फायदा होता है, ठीक है, दूसरे को कुछ नहीं होता है, दूसरे को कोई घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है, ना नुकसान होता है उसे ना फायदा होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी, ठीक है, गांव वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि एक बफेलो है, ये मेरी बफेलो ऐसी होती है बफेलो, ठीक है, तो बफेलो है, ठीक है, बफेलो है, तो बफेलो क्या कर रही है, यहाँ पर घास चर रही है, ये घास लगी हुई है, ठीक है, घास के मैदान में घास चर रही है। अब घास थोड़ी बड़ी बड़ी है, ठीक है, इस तरीके से बड़ी बड़ी घास है, ठीक है, घास चर रही है। अब क्या होता है, एक क्रो यानी कौवा आता है, ठीक है, वो इसकी पीठ पे बैठ जाता है, ठीक है, वो इसकी पीठ पे बैठ जाता है। अब क्या होगा कि जब ये काव मूव करेगी ना, जब मूव करती है तो घास दबती है, फिर उसमें छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं, जब ये मूव करती है तो इंसेक्ट इस तरीके से उड़ते हैं यहाँ से, आपने देखा होगा बहुत बार गाँव वगैरह में, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह उड़ते हैं इस तरीके से, और जैसे इंसेक्ट्स उड़ते हैं ना, तभी ये जो ये क्रो है या फिर कोई चिड़िया है, ये इनको खा लेती है। तो क्या हुआ कि इसने इस क्रो ने इस काव या बफेलो का सहारा लेके, ठीक है, इसको खा लिया, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट को खा लिया। तो बेसिकली इसमें इस काव का कोई नुकसान हुआ कुछ नहीं, इसका कोई फायदा हुआ कुछ नहीं, बट बेसिकली जो क्रो था या जो बर्ड थी उसको उसका फूड मिल गया, उसका फायदा हो गया, और दूसरी स्पीसीज का कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम कमेंसलिज्म बोलते हैं, कमेंसलिज्म, जिसमें एक का फायदा हो और दूसरे को कुछ ना हो, ना नुकसान ना फायदा, वो न्यूट्रल रहे, ठीक है। फिर एक आता है अमेंसलिज्म, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक को नुकसान होता है, ठीक है, और दूसरे को कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। जैसे कि पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम है, ठीक है, सीलियम, ठीक है, वो पेनिसिलिन सिक्रीट करता है, पेनिसिलिन सिक्रीट करता है, और जो पेनिसिलिन होता है ना, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो बेसिकली जो पेनिसिलियम है, ठीक है, ठीक है, जो पेनिसिलियम है वो तो एक फंजाई है, वो तो एक फंगस है, ठीक है, वो पेनिसिलिन सिक्रीट करता है, लेकिन उसका पेनिसिलिन सिक्रीट करने का मकसद ये थोड़ा ना है कि उसको बैक्टीरिया को मारना है, ठीक है, वो तो हमें इसका यूज पता चल गया कि पेनिसिलिन से बैक्टीरिया मरते हैं, ठीक है, यानी इसने जो सिक्रीट किया, ठीक है, इसका तो इसने किसी पर्पज से सिक्रीट नहीं किया, इसने तो न्यूट्रली सिक्रीट कर दिया, क्योंकि इसको सिक्रीट करना था पेनिसिलिन, क्योंकि ये सिक्रीट करता है पेनिसिलियम, ठीक है, बट उससे क्या था, बैक्टीरिया मरने लगे, यानी बैक्टीरिया का नुकसान होने लगा, और इसका ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, इसका कोई पर्पस थोड़ा ना बैक्टीरिया को मारना, ये तो बस पेनिसिलिन को सिक्रीट करता है, यानी ये तो न्यूट्रल रहता है, बट जब पेनिसिलिन के कांटेक्ट में बैक्टीरिया आते हैं तो वो मारे जाते हैं,
ठीक है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम अमेंसिलिज्म बोलते हैं कि एक का नुकसान दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, वो न्यूट्रल रहता है। तो आई होप आपको ये सारे इंटरेक्शन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन अगर आप एग्जांपल ना भी याद रखना चाहो, ठीक है, तो बेसिकली इनके मतलब याद रख लेना कि इसमें क्या होता है, ठीक है, जिससे कि जब अगर आपके पास एग्जांपल से सवाल आता भी है, ठीक है, तो भी आप कर पाओगे, क्योंकि उसमें देखोगे ना कि जैसे अगर ये क्रो और बर्ड वाला एग्जांपल दिया तो आप समझ जाओगे यार एक का तो फायदा है एक का कोई फायदा नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो आप उसे बता दोगे कमेंसलिज्म है। या फिर कोई क्या बोलते हैं, कोई बड़ी चीज किसी छोटी चीज को मार रही है, यानी वो प्रेडेशन हो जाएगा, वो प्रे हो जाएगा, वो प्रेडेटर हो जाएगा या प्रे हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई छोटी चीज किसी बड़ी चीज को परेशान कर रही हो, उससे ब्लड सक कर रही हो, तो वो पैरासिटिज्म हो जाएगा। दोनों का नुकसान हो रहा हो, कंपटीशन हो रहा हो तो कंपटीशन होगा, और दोनों को फायदा है तो म्यूचुअलिज्म। तो आई होप आपको ये पॉपुलेशन इंट्रैक्शन भी समझ में आए होंगे। फिर हमारा एक टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी करके, इसी इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले जान लो कि जो हमारी अर्थ है ना, ठीक है, उस पर लगभग अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। तो ये एक रफ फिगर याद रखना कि अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब देखो आपने सुना होगा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है ना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। तो ये 2 टाइप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, और फिर फर्दर भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें पहला आता है आपका इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी एनिमल और प्लांट को, ठीक है, उसके नेचुरल हैबिटाट या एनवायरनमेंट में ही प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई ऐसा प्लांट और एनिमल है जिसको कंजर्वेशन की जरूरत है, जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, तो उसको उसके नेचुरल हैबिटाट में जहां वो पाया जाता है वहीं पर उसका कंजर्वेशन करा जाए, तो इस टाइप के कंजर्वेशन को हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। देखो नाम से ही समझ आ रहा है, इन सीटू, ठीक है, ऑन द साइट कंजर्वेशन, जिस साइट पे वो रहता है उसी साइट पे उसका कंजर्वेशन करना, ठीक है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, कुछ एरियाज होते हैं ना जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे होती है, ठीक है, और वो काफी हद तक ह्यूमन के द्वारा थ्रेटेंड हो जाती है, मतलब ह्यूमन के द्वारा काफी हद तक उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है और वो ह्यूमन के द्वारा थ्रेटन करी जा रही है, तो ऐसे स्पॉट्स को हम हॉटस्पॉट घोषित कर देते हैं, हॉटस्पॉट्स, ठीक है। तो इंडिया में ऐसे हॉटस्पॉट कहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसे 3 हॉटस्पॉट मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ठीक है, इंडो बर्मा, ठीक है, एंड हिमालयाज। ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है, राइट। फिर इन सीटू कंजर्वेशन जो रहता है ना, ठीक है, अभी वही चल रहा है इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन में कुछ सैक्रेड ग्रूव्स आते हैं, सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, आपने जैसे अभी आपने किसी ने कंतारा मूवी देखी थी, अभी जो कंतारा मूवी आई थी उसमें देखा था कि बेसिकली जो उनके फॉरेस्ट थे ना, उनसे उनका रिलीजियस वैल्यू जुड़ी हुई थी, ठीक है, रिलीजियस वैल्यू फॉरेस्ट से जुड़ी हुई थी। तो बेसिकली सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, विच आर रीजनरेटेड अराउंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, यानी जो वर्शिप की जगह होती है, बेसिकली वर्शिप की जगह कह लो, या जो फॉरेस्ट से उनकी आस्था जुड़ी होती है, जैसे कंतारा मूवी में कहा था कि ये फॉरेस्ट के देवता है यहाँ पर, ठीक है, तो फॉरेस्ट कटने नहीं देना चाहते थे। तो इस टाइप के जो फॉरेस्ट वाले एरिया होते हैं उनको हम सैक्रेड ग्रूव्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं वो भी याद रखना, ठीक है। फिर यहीं से एक चीज आती है, एक नाम आता है एक लेडी का,
जो बहुत फेमस है, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या हुआ था ना, 18th सेंचुरी के मिडिल में, ठीक है, राजस्थान के किसी एरिया में, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में खेजरी ट्रीज होते हैं, खेजरी ट्रीज, ठीक है, तो उनका फॉरेस्ट था, तो किसी राजा ने कहा कि जाओ, ठीक है, और वो खेजरी ट्रीज काट दो जाके, ठीक है, तो अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था, देवी बिश्नोई जो थी, ठीक है, वो उन ट्रीज को पकड़ के, मतलब बिल्कुल लिपट के उनसे खड़ी हुई थी कडल करके, ठीक है, उन्होंने कहा था अगर आपको इन पेड़ को काटना है, ठीक है, तो हमें हमें हमारे थ्रू काटना होगा ना, ठीक है, तो फिर भी वो राजा इतना मतलब निर्दयी कह सकते हैं कि उसने अमृता देवी के साथ ही उन पेड़ों को काट दिया था, और उसी के साथ जो बहुत सारी वुमेन और थी, जो ट्राइबल वुमेन थी वहाँ की, मतलब उस एरिया की, ठीक है, वो भी उन पेड़ों के साथ लिपट कर उनकी जान चली गई थी, पर उस राजा ने वो पेड़ काट दिए थे, ठीक है, तो यहाँ पर ये बात याद रखना कि अमृता देवी बिश्नोई, और किससे जुड़ी हुई है, किससे जुड़ा हुआ नाम है ये, ठीक है, प्लांट के कंजर्वेशन से, और किस प्लांट के, खेजरी ट्रीज के, खेजरी ट्रीज होते हैं वहां पर, ठीक है। फिर एक ऐसी चिपको मूवमेंट भी था, चिपको मूवमेंट भी था, ये भी इसी की तरह था, लोग ट्री से चिपक गए थे, ठीक है, ट्रीज को कटने नहीं देना चाहते थे, तो चिपको मूवमेंट भी आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से ही ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर एक आता है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे ही लिख लो, फैक्ट है, तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स, ठीक है, तेंदू लीव्स से जो है बेसिकली बीड़ी होती है ना, बीड़ी, बीड़ी जलाइले वाली, ठीक है, बीड़ी बनाई जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो, वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, वाटर मैन ऑफ इंडिया, ये हम कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, डॉक्टर राजेंद्र सिंह थे, इनको वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी बायोडाइवर्सिटी की बात। फिर हम हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, कुछ फिनोमेनास वगैरह होते रहते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक फिनोमेना होता है हमारा एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम, ठीक है। एल्गल ब्लूम क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई पॉन्ड या लेक वगैरह है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जब रेन के थ्रू कह लो, रेन वगैरह से बह के आसपास से एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं ना, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बह के आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर एल्गी की ग्रोथ हो जाती है, एल्गी की एक्सेसिव, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि थोड़े ही टाइम में, अभी तो ये लेट्स सपोज कलर चेंज करके बता दूंगा आपको, ठीक है, एल्गा ब्लूम से पहले पूरा वाटर वाटर था पॉन्ड में, ठीक है, वाटर वाटर था, आराम से मछलियां तैर रही थी, मजे कर रही थी मछलियां, बाकी जो छोटे प्लांट पौधे थे जो वाटर में रहते हैं वो भी आराम से लहरा रहे थे, ठीक है। जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आए ना इसमें और एल्गल ब्लूम हुआ, एल्गल की ग्रोथ हुई, तो कुछ टाइम बाद ये आपको, ये जो पॉन्ड रहा आपका, ठीक है, वो इस तरीके का दिखाई देगा कि ये जो पानी आपको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा था, ये पूरा जो है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पूरा पॉन्ड जो है, ठीक है, वो इस तरीके से कवर हो जाता है इस एल्गल ब्लूम से। इसकी वजह से क्या होता है ना कि अभी एल्गी जो ये एल्गी जो बनती है, ठीक है, ये जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको ये यूज करना शुरू कर देती है। अब क्या होगा, जब वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, तो फिश वगैरह और जो अंदर के प्लांट्स वगैरह हैं वो मरने लगते हैं, तो ठीक है, और एक टाइम के बाद जो कह सकते हैं आप, जो पॉन्ड होता है वो बेसिकली डेड हो जाता है, और उसमें से बहुत जो ये फिश वगैरह मर गई है, ठीक है, इनकी महक आने लगती है, इनकी बैड स्मेल आने लगती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो आई होप आपको एल्गल ब्लूम भी समझ में आया होगा, तो दिमाग में रखिएगा एल्गल ब्लूम क्या होता है, ठीक है। फिर एक फिनोमेना आता है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बेसिकली ये मर्क्यूरी एंड डीडीटी, यानी डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है, तो ये होती है डीडीटी की फुल फॉर्म, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है ना कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जब ये डीडीटी या मर्क्यूरी आते हैं ना, तो वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, अपनी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, और हर स्ट्रेटा पे, हर नेक्स्ट लेवल पे, जैसे मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। हाँ ये रहा, ठीक है, लेट्स सपोज ये वाटर है, वाटर में डीडीटी प्रेजेंट है, ठीक है, डीडीटी प्रेजेंट है वाटर में, ठीक है। फिर इसको जू प्लैंकटन बेसिकली बहुत ही छोटे, ठीक है,
ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट, जो कि बेसिकली आपको वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है, वो जब इस डीडीटी को कंज्यूम करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज डीडीटी की मात्रा थी 0.003, ठीक है, पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पीपीएम थे। अब ये जो जू प्लैंकटन इनको खाएंगे ना, जू प्लैंकटन इनको खाएंगे, ठीक है, तो इसमें जो इनकी कंसंट्रेशन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, लेट्स सपोज वो हो गई 0.04 पीपीएम, ठीक है। फिर इन जू प्लैंकटन को जब स्मॉल फिश खाएगी ना, स्मॉल फिश, ठीक है, तो उसमें उसमें उसके अंदर जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो और बढ़ जाएगी, लेट्स सपोज 0.5 पीपीएम हो गई, ठीक है। फिर इसको कोई लार्ज फिश खाएगी, ठीक है, उसके अंदर इसकी जो अमाउंट हो गया डीडी का, वो 2 पीपीएम हो गया, ठीक है। और फिर जब इसे कोई बर्ड खाएगी, जो फिश ईटिंग बर्ड है, इस लार्ज फिश को खाएगी कोई बर्ड, ठीक है, तो उसके अंदर लेट्स सपोज उसका जो लेवल है वो 25 पार्ट्स पर मिलियन हो गया। तो बेसिकली देखो मैग्निफिकेशन हो रहा है लगातार, जो लेवल है, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्राटा में इसका डीडीटी का वो बढ़ते ही चला जा रहा है, इसमें 0.003 था, इसमें 0.04 रह गया, स्मॉल फिश में 0.5 हो गया, लार्ज फिश में 2 पीपीएम हो गया, और बर्ड में 25 पीपीएम हो गया। यानी कि लगातार जो डीडीटी की कंसेंट्रेशन है वो हर नेक्स्ट स्ट्राटा में, ठीक है, बढ़ती चली जा रही है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो आई होप बायोमैग्निफिकेशन भी आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन भी अपने नोट्स में इस तरीके से बना के या फिर डेफिनेशन के थ्रू लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा बायोमैग्निफिकेशन की, ठीक है, कि बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, in the tissues of organisms at successively higher levels in a food chain, ठीक है, is called बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इन जैसे डीडीटी है, इसको ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है, मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, इसकी वजह से इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती रहती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर नेक्स्ट स्टार्टा में, ठीक है, मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। तो आई होप मैंने डेफिनेशन बता दी, आपको पूरा समझा भी दिया कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप बायोमैग्निफिकेशन यहाँ पर याद में रखेंगे अपने। फिर हमारा थोड़ा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेज होती है ना, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली कॉज करती हैं, वो क्या क्या है हमारी, ये बात याद रखना। ग्रीन हाउस गैसेज होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही होगी आपको, ठीक है, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और आपकी CFC यानी कि क्लोरो फ्लोरोकार्बन। तो ये बेसिकली जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, बात याद रखिएगा। फिर आपको पता होगा कि जो हमारी ओजोन होती है ना, ओजोन, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। और ओजोन को मेजर किसमें किया जाता है? ओजोन की थिकनेस को मेजर करते हैं ओजोन को, ठीक है, डॉबसन यूनिट में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में कि ओजोन को मेजर किस यूनिट में किया जाता है, इसको हम कहते हैं डॉबसन यूनिट, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। बस आपका एक डेढ़ छोटा सा टॉपिक और रह गया, ठीक है, वो देख लो, देन फाइनली आपकी इकोलॉजी है जो वो ओवर हो जाएगी, ठीक है। फिर एक फैक्ट सा है, ठीक है, इसको लिख लो, कॉलीफॉर्म, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह में ये पाए जाते हैं कॉलीफॉर्म, ठीक है। अगर ये वाटर में प्रेजेंट रहते हैं ना, ठीक है, अगर ये वाटर में पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर है, ठीक है, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटेमिनेटेड है, ठीक है। तो इट्स प्रेजेंस इन वाटर indicates contamination
ठीक है, बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और कभी कभी ये फीसिस में भी पाए जाते हैं। अगर ये वाटर में पाए जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो इनके ये वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इनकी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर वाटर में ये पाए जा रहे हैं, उनका मतलब ये है कि वाटर जो है कंटामिनेटेड हो चुका है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपके एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको, 5 Rs का, 5 R। ठीक है, ये क्या होता है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, ठीक है, रीपर्पस और रिसाइकल। ये बेसिकली जो आपकी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिथीन बैग्स वगैरह के लिए, इनके लिए आता है कि सबसे पहले तो इनका यूज जो है वो आपको रिफ्यूज करना है। ठीक है, रिफ्यूज करना है। अगर बेसिकली आप रिफ्यूज नहीं कर पा रहे हो, पॉलिथीन को आपको यूज करना ही पड़ना है, तो कम यूज करो, इसको रिड्यूस करो, इसके यूज को जो है वो रिड्यूस करो। ठीक है, रिड्यूस करने के बाद इसी एक ही पॉली बैग को या पॉलिथीन के प्रोडक्ट को बार बार रीयूज करो। मतलब बार बार यूज करने का मतलब है रीयूज करो। सबसे पहले रिफ्यूज करो कि नहीं भैया हम यूज नहीं करेंगे। रिफ्यूज नहीं कर पा रहे हो तो बहुत कम यूज करो। कम यूज भी कर रहे हो ना, तो फिर उसको उसी चीज को बार बार रीयूज करो। ठीक है, और जब वो रीयूज के लायक ना बचे ना, ठीक है, तो उस प्लास्टिक प्रोडक्ट को रीपर्पस करो। मतलब अगर वो एक पर्पस के लिए फेल हो रहा है तो उसको दूसरे पर्पस में लाओ। ठीक है, और फिर जब वो किसी पर्पस के लिए नहीं आ पा रहा है ना, वो कट फिट गया है, जो भी हो गया है, तो उसे रिसाइकल करो। उस चीज को रिसाइकल करो, दोबारा उसको किसी और चीज में ढालने की कोशिश करो। तो रिफ्यूज करना है, रिफ्यूज नहीं कर पा रहे तो रिड्यूस करना है, रिड्यूस के साथ साथ रीयूज करना है, रीयूज के बाद रिपर्पस करना है, रिपर्पस के बाद फाइनली हमें उसको रिसाइकल करना है। तो ये 5 Rs याद रखिएगा। अगर बाई चांस ऑर्डर देके पूछ लेता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए, रिफ्यूज, देन रिड्यूस, देन रीयूज, देन रिपर्पस, देन रिसाइकल। ठीक है, तो ये आपको ये ऑर्डर याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है इसमें। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये बेसिकली कुछ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हम पानी को बेसिकली स्टोर करते हैं। जो रेन वाटर के पानी होता है वगैरह, ठीक है, उसको हम स्टोर करते हैं। तो राजस्थान में ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम खादिन, ठीक है, टैंक्स एंड नादीस। ठीक है, अगर किसी का प्रोनाउंसिएशन गलत निकल गया हो, किसी राजस्थान वगैरह का बच्चा हो, तो आई एम सॉरी यार, जो सा लिखा हो वैसा पढ़ दिया मैंने। ठीक है, फिर है महाराष्ट्र में इन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं हम बांधरस या बंधारस एंड ताल्स। ठीक है, मध्य प्रदेश एंड यूपी में कहते हैं इन्हें हम बुंडीस या बंदिस। ठीक है, बिहार में कहते हैं इन्हें हम पाइन्स। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कहते हैं इन्हें हम कुल्स, KULHS। ठीक है, जम्मू में कहते हैं इन्हें, ठीक है, पॉन्ड्स। तमिलनाडु में कहते हैं इन्हें एरीस। केरला में कहते हैं इन्हें हम सुरंगम्स। ठीक है, एंड कर्नाटका में कहते हैं इन्हें कट्टास या कत्तास। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। इनको दिमाग में रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन बिहार इज कॉल्ड। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देगा बुंदीस, पाइन्स, कुल्स, पॉन्ड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में इनको पाइन्स कहते हैं।
ठीक है, तो सबसे सारे एरिया और उनके वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के नाम दिमाग में रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी जो बेसिकली इकोलॉजी है, ठीक है, वो खत्म होती है। ऑलराइट, और ये प्रोबेबली बायो का भी लास्ट लेक्चर है। ठीक है, अगर कुछ बचता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, वरना तो फिर हम अपनी अब नेक्स्ट अपनी फिजिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और 12 रिवाइज करिए। आई होप पिछला वाला है, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आप रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।